हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दीपक कुमार सागर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम एक 5,000 प्रश्नों की प्लस फैक्ट शीट की सीरीज चला रहे हैं, जिसके हम 4 पार्टों को पूर्ण कर चुके हैं, जिसके तहत तकरीबन हमने 200 प्रश्नों को शामिल किया हुआ है। हम प्रतिदिन एक वीडियो आपको प्रोवाइड कराते हैं, उसके साथ ही जब प्रश्नों को पूर्ण कर लिया जाता है, एक फैक्ट शीट आपके सामने उपलब्ध होती है, जिसके तहत आप अपने सामान्य ज्ञान से संबंधित ज्ञान को वर्धित करते हैं। तो ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए प्लीज़, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना न भूलें, और वीडियो पसंद आए तो आशा करता हूं कि आप बिन कहे लाइक कर देंगे। तो चलते हैं फिर आज की क्लास पर। क्या है आज, कितना कुछ है। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, प्रोत्साह मेहता द्वारा किस वर्ष कौन सी बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई थी? तो ये कब की गई थी? 1885 ईस्वी में। यदि आपको याद होगा कि 1885 में एक जो सभा थी उसकी भी स्थापना की गई थी। वो कौन सी थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। कौन सी वाली? राहुल गांधी वाली। नेक्स्ट प्रश्न है, मृत घाटी डेथ वैली क्यों प्रसिद्ध है? अत्यधिक लवणता के कारण। तो आपको बताना है कि डेथ वैली जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पड़ती है, उत्तरी अमेरिका के यूएसए में, तो वो किसके लिए प्रसिद्ध है? अत्यधिक लवणता के कारण, अत्यधिक वर्षा के कारण, अत्यधिक उष्णता के कारण, गहरी घाटी के कारण। तो बताना है। ये मैं बता दूं कि मृत घाटी क्यों बनी है। तो मृत घाटी में क्या है, यहाँ कोई भी जीव नहीं पाया जाता है, कोई भी जीव सरवाइव नहीं कर सकता है, और इसका तापमान जो होता है वो सर्वाधिक होता है। विश्व की सबसे गर्म घाटी या सबसे गर्म स्थल कौन सा है? मृत घाटी है। तो इसके इस प्रकार कौन सा आंसर हो जाता है? अत्यधिक उष्णता के कारण। उष्णता क्या? गर्मी के कारण। नेक्स्ट प्रश्न है, जलोढ़ मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है या सत्य हैं? पहला, जलोढ़ मृदा प्रायद्वीपीय प्रदेश में पूर्वी घाट की नदी डेल्टाओं और नदियों की घाटियों में पाई जाती है। सेकंड स्टेटमेंट, प्रतिवर्ष बाढ़ों के द्वारा निक्षेपित होने वाली नई जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं। बांगर और खादर दो प्रकार की होती है। जलोढ़ मृदा में पोटास की मात्रा अधिक पाई जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार हमें बताना है कौन सा सही है। इसका कौन सा सही हो जाता है? जलोढ़ मृदा में पोटास की मात्रा अधिक पाई जाती है, ये भी सही है। जलोढ़ मृदा प्रायद्वीप प्रदेश में पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं, जो पूर्वी तट है, चूँकि आप सभी जानते होंगे अधिकतर जो भारतीय नदियां हैं वो पूर्वी घाट जो प्रायद्वीप का पूर्वी क्षेत्र है उसी में जाकर समुद्र में गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में। ठीक, तो इस प्रकार हमारा पहला भी सही हो जाता है। क्योंकि दूसरा क्या कहता है? प्रतिवर्ष बाढ़ों के द्वारा निक्षेपित होने वाली नई जलोढ़ मृदा को क्या कहा जाता है? खादर। और जो पुरानी हो चुकी है उसको क्या कहते हैं? बांगर। किंतु इसने क्या है? इसका विपरीत। इस प्रकार से 1 और 3 सही आंसर हो जाता है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य ग्रहण की स्थिति में होता है? सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच आता है। पृथ्वी जब सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है, चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है पूर्णिमा की स्थिति में। तो इसका क्या हो जाता है? चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। ठीक है, ये चांद हो गया, ये पृथ्वी होगी, ये सन हो गया तो इस स्थिति में क्या हो जाता है कि यहाँ जब चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है, ठीक है, तो इस समय क्या होता है? इसकी छाया जो है इस पर पड़ती है, इस पर प्रकाश पड़ता तो हमें चंद्रमा नहीं दिखाई देता है। जब किसी भाग से हम चंद्रमा को देखते हैं तो उसका क्या दिखता है? चंद्रभाग, चांद का भाग दिखता है। किंतु सूर्य के सामने हो जाता है तो वो दिखाई नहीं देता। ये सभी क्षेत्र में नहीं होगा एक साथ, बारी बारी से होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यूरेनियम के भंडार में निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश शीर्ष पर है? तो इसका आप बता ही देंगे, ऑस्ट्रेलिया। कौन सा? ऑस्ट्रेलिया देश शीर्ष पर है यूरेनियम के भंडारण में। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, 10 डिग्री चैनल, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह,
बिल्कुल सही है, इसको याद रखेंगे, ये वैसे भी पूछ लेता है। डोवर जलडमरू इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर, बिल्कुल राइट। मलक्का जल संधि अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर, बिल्कुल सही है। और डेविस जल संधि वैफिन खाड़ी और प्रशांत महासागर, ये गलत है। ठीक है, क्या है? गलत है, बिल्कुल गलत है। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि ओलिव रिडले कछुआ के स्थल के रूप में कौन सा स्थान प्रचलित है? एक ओलिव रिडले नामक कछुआ होता है, उसका स्थान कौन सा प्रचलित है? तो इसका कौन सा स्थान प्रचलित है? भितरकर्णिका। कहाँ पाए जाते हैं सर्वाधिक? भितरकर्णिका। किस वन क्षेत्र को पृथ्वी का फेफड़े के रूप में जाना जाता है? अमेजन वर्षावन, इसका तो सभी जानते हैं भाई। जो अमेजन नदी, क्या अमेजन सबसे बड़ी नदी है, अमेजन सबसे बड़ी नदी है। किंतु मैं ये बात करूं सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो है नील नदी। कौन सी? नील नदी सबसे लंबी, और सबसे बड़ी अमेजन, अमेजन नदी है। सबसे ज़्यादा कहाँ प्रवाहित होती है? ब्राज़ील में। अगला प्रश्न है किस वन क्षेत्र को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है? ये तो हमने कर लिया है। निम्नलिखित में कौन ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रोजन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो कौन सी? CFCs, जो हमारी CFCs गैसेस होती हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। हमें ओजोन परत पर हमने एक वीडियो डाली हुई है, प्लीज़ आप उसको देख सकते हैं, आपको बहुत अधिक जानकारी प्राप्त होगी उससे। नेक्स्ट प्रश्न है कि पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया? ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र को किसने प्रस्तावित किया? तो ये किसने प्रस्तावित किया था? A.G. टॉर्सलेन है। ठीक है, A.G. टॉर्सलेन है। 11वां प्रश्न है पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदी या नदियाँ कौन सी हैं? पश्चिम की तरफ जो इधर को प्रवाहित होती हैं। ठीक है, एक तो कौन सी हो जाएगी? नर्मदा, नर्मदा हो जाती है एक कौन सी हो जाती है? माही, माही भी पश्चिमी घाट की तरफ प्रवाहित होती है। और ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती किस घाटी में बहती हैं? तो इसको याद रखेंगे, भ्रंश घाटी में। जो भ्रंश घाटी होती है उसमें प्रवाहित होती है नर्मदा और ताप्ती। ठीक है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी नर्मदा, ठीक है, नर्मदा नदी पर। अगला प्रश्न है सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं। यह कौन सी अभिक्रिया है? तो बतानी है। ये कौन सी अभिक्रिया है? ये उदासीनीकरण है, विघटन है, संयोजन है, अपक्षेपण है। उदासीनीकरण मतलब कोई भी जो ऑक्सीकरण संख्या है वो नहीं बचती है, चाहे वो माइनस की हो चाहे धनात्मक हो। तो जब पूर्ण हो जाती हैं ऑक्सीजन संख्याएं तो वो कैसी कहलाती है अभिक्रिया? उदासीनीकरण की। 13वां प्रश्न है निम्न में से कौन ऑक्सीकरण नहीं है? दहन, अपक्षेपण, भोजन का पचना, श्वसन। तो इसमें कौन सा है? अपक्षेपण, अपसेषण, अपक्षेपण जो है ऑक्सीकरण नहीं है, क्योंकि दहन में भी क्या होती है? ऑक्सीजन की आवश्यकता। भोजन का पाचन भी ऑक्सीजन की आवश्यकता, श्वसन भी ऑक्सीजन की आवश्यकता, मतलब जिसमें ये ऑक्सीजन शामिल होती है। निम्न में से कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है? वो अधातु है, ठीक है, किंतु विद्युत का क्या है? सुचालक है। ग्रेफाइट, सल्फर, हीरा, कॉपर। तो ये कौन सा होता है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या होता है? कार्बन का अपरूप। ठीक है, जो हम पेंसिल्स में यूज जो करते हैं वो क्या होता है? ग्रेफाइट की लीड होती है। ठीक है, किंतु यहाँ पर अधातु दी है, अधिकतर हम मानने लगे हैं कि वो एक अर्धचालक होता है या अर्धधातु होती है। रबर निम्न में से किसका बहुलक है? प्रोपीन, एथिलीन, एसिटिलीन, आइसोप्रीन। ठीक है, तो इसका कौन सा? आइसोप्रीन। इसको याद रखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसका भी ग्रुप डी का एग्ज़ाम या रेलवे से संबंधित कोई भी परीक्षा हो तो इसको याद रखना।
वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनने वाला दर्पण होता है। ये तो ग्रुप डी और अभी एग्ज़ाम हुआ था वन विभाग का, उसमें भी प्रश्न पूछा गया था। इसका कौन सा, समतल व उत्तल, समतल व उत्तल दर्पण के लिए हम जो यूज करते हैं वो घरों में, वो भी समतल उत्तल दर्पण होता है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्राय किस पदार्थ के छड़ का प्रयोग किया जाता है? इस्पात, नर्म लोहे, पीतल, एल्यूमिनियम। तो ये किसका किया जाता है? नर्म लोहे, नर्म लोहा और निकिल का। किसका? निकिल का। निम्न में से कौन सा मिश्रण का पृथक्करण विधियां हैं? जो मिश्रण की पृथक्करण विधि होती हैं, जैसे रवाकरण, निस्यंदन, आसवन, ऊर्ध्वपातन। रवाकरण में क्या होता है? उनको बारीक बारीक रबड़ में बदल दिया जाता है, मतलब छोटे छोटे कणों में, फिर एक पटे पर, जो पटा होता है चुंबकीय पटा, उस पर डाल दिया जाता है, जिससे जो धात्विक पदार्थ होते हैं वो चुंबकीय गुण के कारण उसके जो व्हील होता है उसके समीप, जैसे ये रोलर है, इस पर एक पटा लगा दिया, यहाँ पर एक वो होता है, इसमें बारीक बारीक वो गिरते हैं। तो धात्विक पदार्थ जो है इसके चिपकने के सहारे रोलर के, वो यहाँ गिरते हैं, किंतु जो अशुद्ध होती है वो यहाँ गिरती हैं। तो इस प्रकार आसमन जो गर्म करके भाप विधि द्वारा, निस्यंदन जो निस्यंदन होती है, ऊर्ध्वपातन द्वारा। तो इसमें से बताना है कौन से मिश्रण को पृथक्करण विधियां हैं। तो इसमें हो जाता है हमारे पास इनमें से सभी। सॉरी 1 मिनट। इस प्रकार क्या हो जाता है इसका, इनमें से सभी। मनुष्य में मादा जनन अंग में से किस हार्मोन का स्राव होता है? जो मनुष्य मादा जनन है, अंग है, उससे कौन सा हार्मोन होता है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन, उपयुक्त सभी। तो इसका कौन सा है? उपयुक्त सभी। मनुष्य में सर्वाधिक कौन सा हार्मोन प्रवाहित होता है जो जनन अंग से? वो टेस्टोस्टेरोन, याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट प्रश्न है, विटामिन्स दी हैं और उनके जो प्रभाव होते हैं। यहाँ विटामिन का एक फ़ायदा है कि विटामिन्स नाम से दी हैं। टेकोफेरोल, नेप्थोक्विनोन, थायमीन, साइनोकोबालामिन। तो सूची है, चोट लगने पर रक्त का थक्का न जमने से अधिक स्त्राव, बेरी, जनन क्षमता की कमी, तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ी। ठीक है, मैचिंग करना है। तो इसकी मैचिंग क्या हो जाती है हमारे पास कि का हो जाता है, टेकोफेरोल हो जाता है जनन क्षमता। ठीक है, टेकोफेरोल हो जाता है हमारे पास जनन क्षमता। नेफ्थोक्विनोन जो होता है, नेफ्थोक्विनोन वो हो जाता है चोट लगने पर रक्त का थक्का न जमना। नेफ्थोक्विनोन कौन सी? विटामिन के जो होती है। ठीक है, और टेकोफेरोल विटामिन ई होती है, याद रखेंगे इसे। थायमीन कौन सा होता है? बेरी। ठीक है, थायमीन बेरी। और जो साइनोकोबालामिन, थायमीन विटामिन बी होती है, याद रखना। और साइनोकोबालामिन क्या होता है? तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ियाँ, जो तंत्रिका तंत्र है उसकी गड़बड़ियाँ, इसको B12 भी कहते हैं। तो इस प्रकार देख सकते हैं, टेकोफेरोल जनन क्षमता, नेप्थोक्विनोन चोट लगना, थायमीन बेरी, साइनोकोबालामिन तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ियाँ। याद रखेंगे इसे भी, क्योंकि प्रोटीन्स जो होती हैं, विटामिन्स, उनसे प्रश्न पूछा जाता है। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा किया जाता है? जो भोजन होता है अमीबा का, वो अंदर अपने कैसे ग्रहण करता है, किसके द्वारा करता है? तो ये कूटपाद, जो उसके कूटपाद होते हैं उसके द्वारा। निम्न में कौन ऊर्जा का मात्रक है? अर्ग, जूल प्रति सेकेंड, न्यूटन प्रति मीटर। तो इसमें बताना है ऊर्जा का मात्रक है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो इसका हो जाता है हमारे पास जूल। ठीक, और संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों का उपबंध किया गया है? जो सहकारी समितियां होती हैं उसका उपबंध किस भाग में किया गया है? तो ये भाग जो 9 है, 9 का ख है, उसमें इसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार व्यक्त कीजिए। उच्चतम न्यायालय 6 प्रकार के रिट जारी करता है, जबकि उच्च न्यायालय 5 प्रकार के रिट जारी करता है। पहला ही गलत।
अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है, जबकि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय रिट जारी करता है। दूसरा सही हो जाता है। क्या हो जाता है? दूसरा सही। इसके साथ मैं आपको बताऊं कि रिट जो जारी करने का अधिकार अगर संसद चाहे तो जिला न्यायालयों को भी दे सकती है, और जो रिट जारी करने का क्षेत्राधिकार होता है वो किसका अधिक होता है? जो उच्च न्यायालय होता है। ठीक है, उच्च हाई कोर्ट, ना कि सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट केवल मौलिक अधिकारों से संबंधित ही रिट जारी कर सकता, किंतु जो हाई कोर्ट है वो अन्य विचारों पर भी रिट जारी कर सकता है। इस प्रकार इसका क्या होता है? बी आंसर हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। बिल्कुल निश्चित तौर पर सही है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ने का सुझाव दिया था। देखते हैं इसको भी अभी। निम्न में से 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े गए थे। अच्छा, जो वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 मौलिक कर्तव्य को समाहित किया गया है, ये तो गलत है क्योंकि 11 किए गए हैं। इस प्रकार हमें पहला सही मिल चुका है अभी तक। और कौन सा 1 मिनट, इसका और कौन सा सही हो जाता है? पहला सही है, दूसरा सही था, 8 को कहा था इन्होंने, और तीसरा सही है। तो इस प्रकार सी आंसर इसका हो जाता है। 1, 2 और 3। कितने हैं मौलिक अधिकार इस समय? 11 मौलिक अधिकार हैं। 1919 के भारत शासन अधिनियम के निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण, प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार को द्वैध शासन की व्यवस्था। इसके तहत पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया था। तीसरा बिल्कुल सही होता है, प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, ये भी सही है। केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण, तो इसका कौन सा हो जाता हमारे पास? ये भी सही है, डी। वन मिनट, क्या होया ये? डी आंसर हो जाता है इसका सही। ये सभी। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय का जिम्मा किससे सौंपा गया था? रेलवे परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये किसे सौंपा गया था? डॉक्टर जॉन मथाई को। डॉक्टर जॉन मथाई को। निम्नलिखित में से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? कुटीर उद्योगों का विकास करना, बिल्कुल सही है। आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार, बिल्कुल सही है। अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि या संस्कृति का संरक्षण, अच्छा। राज्य पोषण और जीवन स्तर को बढ़ाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने का प्रयास करेगा। कौन? राज्य। ठीक है, तो इस प्रकार डी भी सही होता है इसका। तो कौन सा गलत हो जाता है? अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि या संस्कृति का संरक्षण। ये क्या है? एक मौलिक कर्तव्य है। 29वां प्रश्न है, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में लागू व्यक्तिगत जो लैप्स का सिद्धांत था, उसके कारण ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किए गए राज्यों की सूची में शामिल नहीं है। सतारा, अवध, झांसी, बघाट। तो इसमें कौन सा नहीं था? अवध। अवध को काय पे किया था? मिस गवर्नेंस पर। मिस गवर्नेंस जो वहाँ का शासन था, कुशासन के तौर पर उसको अवध में शामिल किया गया था। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के दौरान बाल विवाह रोकने के लिए शारदा अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये शारदा अधिनियम कब पारित किया गया था? 1930 में। याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 31वां, भारत में हुए किसान आंदोलन में प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये NG रंगा के, इसको भी याद रखना है। इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादन किसके द्वारा किया गया था? जो इंडियन मिरर था उसके संपादक कौन थे?
तो उसके संपादक थे हमारे पास देवेंद्र नाथ टैगोर। ये कौन थे? जो रविंद्रनाथ टैगोर के पिता। कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान पृथक निर्वाचन पद्धति को अस्वीकार किया गया था? जो पृथक निर्वाचन पद्धति है वो कांग्रेस के द्वारा कब अस्वीकार कर दिया गया था? तो वो किया गया था 1909 के लाहौर अधिवेशन में। 1909 के लाहौर अधिवेशन में। मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया था? जो मुस्लिम लीग थी उसने कब प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया था? तो ये मनाया गया था 16 अगस्त 1946 को। 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जलियांवाला बाग कांड के संबंध में सही नहीं है? जलियांवाला बाग कांड की जांच के लिए हंटर समिति गठित की गई थी। बिल्कुल सही है। सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में सभा का आयोजन किया गया था। बिल्कुल। जो निहत्ती जनसंख्या पर एक जनरल डायर नामक अंग्रेजी जो शासक था या यूँ कहे अधिकारी था, उसने सरेआम गोलियों से भुनवा दिया था उस भीड़ को। इसके उपरांत गांधी जी ने केसर हिंद की उपाधि लौटा दी थी। यस, सभी ने अपनी जो उपाधियाँ थी वो लौटा दी थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने भी, वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी थी। इसके उपरांत गांधी ने सत्याग्रह का प्रथम सफल प्रयोग किया था। ये गलत है। क्या है? ये गलत है। इस प्रकार के आंसर हो जाता है। इसमें पूछा था गलत कौन सा? डी। भारत में चांदी सर्वप्रथम किस काल में पाई गई? जो चांदी का साक्ष्य मिले हैं वो किस काल में? हड़प्पा सभ्यता काल, ऋग्वैदिक सभ्यता काल, उत्तर वैदिक काल, महाजनपद काल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये हड़प्पा सभ्यता में चांदी के पाई गई है आभूषणों के तौर पर, क्योंकि वो आभूषण चांदी और स्वर्ण के बनाते थे। किस शासक ने शिलादित्य की उपाधि धारण की थी? ठीक है, शिलादित्य की उपाधि किसने धारण की थी ये हमें बताना। तो ये हर्ष ने, जो हर्षवर्धन था उसने। 38वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संत को कृष्ण और विष्णु का अवतार माना जाता है? मीराबाई, दादू दयाल, संत ज्ञानेश्वर, चैतन्य महाप्रभु। तो इसके कौन है? चैतन्य महाप्रभु। कहाँ से संबंधित थे? बंगाल के। और एकदम बेहोश हो जाते थे, चेतना इनकी मूर्छा में पहुंच जाती थी। 39वां, प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भागलपुर बिहार में किस शासक के द्वारा की गई थी? कुमारगुप्त, देवपाल, धर्मपाल, गोपाल। तो किसके द्वारा की गई थी ये? 39 धर्मपाल। ठीक है। कहाँ का शासक था ये? बंगाल का। जो पाल वंश था उससे संबंधित था। निम्न में से किस शासक ने महात्मा बुद्ध की सेवा में अपने राजवैद्यजीवक को भेजा था? महात्मा बुद्ध की सेवा में अपने राजवेद? अजातशत्रु, बिंदुसार, बिंबिसार, अशोक। ठीक। तो इसका कौन सा हो जाता? बिंबिसार। अगर बात की जाए महात्मा बुद्ध के समकालीन कौन था, तो भी बिंबिसार था, है ना। तो इस प्रकार ये भी सही हो जाता है। बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु था, अजातशत्रु का बिंदुसार था। किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन। तो इसका मोहम्मद बिन तुगलक, और इसे चीन भी अपना राजदूत बनाकर भेजा था। इसने मोहम्मद बिन तुगलक ने, MBT ने। हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? पाषाण युगीन, लोह युगीन, कांस्य युगीन, ताम्र युगीन। तो इसका सर्वविदित है कांस्य युगीन सभ्यता थी। अगर मैं बात करूं हड़प्पा सभ्यता में कैसी कैसी एक सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी, कस्बाई सभ्यता थी। हड़प्पा कालीन जो सभ्यता थी इसमें बताना ग्रामीण या शहरी। तो वो क्या थी? एक शहरी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता। किंतु मैं बात करूं उसमें नगरों की संख्या ज़्यादा थी या गांवों की? तो उसमें काय की संख्या ज़्यादा थी? गांवों की। इसे याद रखेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है ये। तारीख ए मुबारक शाही नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित थी? जो तारीख ए मुबारक शाही है वो किसके द्वारा रचित थी? याहिया बिन अहमद सरहिंदी। याहिया बिन अहमद सरहिंदी के द्वारा रचित है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वायसराय का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड इरविन। तो किसका रहा? लॉर्ड लिनलिथगो का।
जो लिलितगो थे उनका सर्वाधिक लंबा कार्यकाल रहा। एनाटॉमी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है। एनाटॉमी जो विज्ञान है उसमें किसके या किसका अध्ययन किया जाता है? वो किया जाता है जानवरों एवं पौधों की संरचना का, जानवरों एवं पौधों की संरचना का। नेक्स्ट प्रश्न है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद जो जीएनपी है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? निजी प्रेषण, बाह्य ऋणों पर ब्याज की प्राप्ति, बाह्य अनुदान, विदेशी निवासियों की आय। तो इसमें किसको शामिल नहीं किया जाता है? विदेशी निवेशियों की आय। जो विदेशी होते हैं और वो भारत में निवेश करते हैं तो इसको इसमें शामिल नहीं किया जाता है। और हम अब अंतिम प्रश्नों की तरफ बढ़ रहे हैं। उसके बाद हम फैक्ट शीट देखेंगे आज क्या है। आज भी बौद्ध धर्म से संबंधित है। जो क्या है हमारे पास 16 महाजनपद काल था उनसे संबंधित। 47वें प्रश्न देखते हैं पहले। बाजरा में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के साधन के रूप में सरकारी बॉन्डों की बिक्री या खरीद को कहा जाता है? तरलता समायोजन सुविधा, ओपन मार्केट ऑपरेशन, सीमांत स्थायी सुविधा, बाजार पूंजीकरण। तो इसको क्या कहा जाता है? ओपन मार्केट ऑपरेशन। ठीक, इसको कौन करता है? आरबीआई। इसको संचालित आरबीआई करता है। जब तरलता अधिक हो जाती है या संकुचन की स्थिति पैदा हो जाती है तब ऐसी जो योजनाएं हैं उनको चालू किया जाता है। निम्न में से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं की जाती है? तो ये ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट है। इसको कौन करता है? WHO। भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? जो वो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट, उसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1982 ईस्वी में। याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। तो जो अभी जेंडर गैप वाला था बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, अभी रिपोर्ट आई थी उसकी। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट निम्नलिखित में से कौन जारी करता है? जो स्थिरता रिपोर्ट है, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, उसको कौन जारी करता है? IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इस प्रकार हम अपने प्रतिदिन के टारगेट 50 प्रश्नों को प्राप्त कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे फैक्ट शीट पर। तो क्या क्या फैक्ट शीट हैं इनको आप प्लीज़ याद कर लिया करें दिन प्रतिदिन, और एक नोट्स चाहें तो नोट्स बना सकते हैं। देखते हैं, बिंबिसार ने किसे हराकर अंग राज्य को मगध में मिलाया था? तो किसे मिलाया था? किसे हराकर? ब्रह्मदत्त को। इसने मगध की राजधानी राजगृह को बनाया। इसने भगवान बुद्ध की सेवा में राजवेद जीवक को भेजा था। इसकी हत्या इसके पुत्र किसने की थी? अजातशत्रु ने। और अजातशत्रु की हत्या बिंबिसार ने। अजातशत्रु को कुड़िक उपनाम से जाना जाता है। किस नाम से? कुड़िक। इसने लगभग 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने की। अच्छा, उदयन था, सॉरी, अजातशत्रु का पुत्र उदयन था। उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की। ये आपको इम्पोर्टेंट हो जाता है कि किसने पाटलिपुत्र की स्थापना की, क्योंकि प्राचीन इतिहास में पाटलिपुत्र का नाम तो ऐसे लिया जाता है जैसे भक्ति भावना हो। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली स्थापित की। किसने स्थापित की थी पाटलिपुत्र से? शिशुनाग ने। याद रखेंगे इसे भी। कालाशोक ने अपनी राजधानी को वैशाली से पाटलिपुत्र, कहाँ? वैशाली से पाटलिपुत्र स्थापित किया इसने। जो शिशुनाग था उसने तो पाटलिपुत्र से वैशाली की थी, लेकिन उसका जो पुत्र था कालाशोक, उसने वैशाली से पाटलिपुत्र स्थापित की। द्वितीय जो बौद्ध संगति थी वो भी किसके उसमें हुई थी? कालाशोक के। बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था, जबकि अजातशत्रु प्रारंभ में जैन किंतु बाद में बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया था। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक हुआ, इस पर बात कर चुके हैं। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। नंद वंश का संस्थापक महापद्मानंद था। ठीक है, महापद्मानंद। और नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था, जिसको चंद्रगुप्त ने पदस्थ किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना की थी। इस प्रकार हमने आज के प्रश्नों को और फैक्ट शीट को पूर्ण कर लिया है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक मित्रों में शेयर करें।
इसी प्रकार मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ। ये सीरीज प्रतिदिन ही इसी प्रकार जारी रहेगी। तो आप एक नोट्स चाहें तो नोट्स बना सकते हैं, जो आपको प्रश्न नोट करने लायक लगे उसको नोट्स कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ। थैंक यू।